ऐसा होता है कि जो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन है, ऑल तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है, लेकिन लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन उस पर अप्लाई नहीं होते। इस वजह से हम इलेक्ट्रिक करंट को ये कह देते हैं कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं। ठीक है, ये चीज़ लास्ट क्लास में देखी थी। आगे हमने ये देखा था कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है ये हमारे लिए एक नया कॉन्सेप्ट है। मैंने आपको बताया था कि किसी भी बैटरी के अंदर अगर बैटरी कनेक्टेड नहीं है तो बैटरी के अंदर एक फोर्स होती है, एक इंटरनल फोर्स होती है, दैट फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और ये नाम के लिए फोर्स है, लेकिन इसकी जो यूनिट है वो वोल्ट ही होती है। वोल्ट यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस वाली यूनिट है वही इसकी भी यूनिट होती है। ठीक है, अब मैं इसको ज़रा डिटेल में करवाता हूँ आपको। देखिएगा, इसमें हम हैं पेज नंबर 2 पर बिल्कुल नीचे की तरफ। अ बैटरी इज़ अ डिवाइस विच कंटेन्स अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स टू टर्मिनल्स ए एंड बी। तो अगर कोई दो टर्मिनल हैं ए और बी, बैटरी में दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, तो हमने एक चीज़ और आपको बताई थी जो आगे भी हमेशा के लिए याद रखना है कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको हायर पोटेंशियल वाला टर्मिनल बोलते हैं, नेगेटिव टर्मिनल जो है उसको लोअर पोटेंशियल वाला टर्मिनल बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, तो अब आप ये देखिएगा कि जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में हमने ये कहा कि ये हमारे पास एक बैटरी है और ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। तो जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको हमने टर्मिनल ए बोल दिया, नेगेटिव टर्मिनल को हमने टर्मिनल बी बोल दिया। तो पॉजिटिव टर्मिनल मतलब ये हायर पोटेंशियल पर है, ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल मतलब ये लोअर पोटेंशियल पर है। इसको आप पॉजिटिव प्लस साइन और माइनस साइन से लेना देना नहीं है, तो वो हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल वाली बात है इसमें। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि एक फोर्स लगेगा एफ ई यानी कि फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन, और एक फोर्स लगेगा एफ एन यानी कि फोर्स ऑफ नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन। इसके अंदर या तो निकल और कैडमियम होता है। आप कभी भी कोई भी बैटरी देखें जो रिमोट के अंदर होती है, कभी भी कोई भी बैटरी देखें उसके अंदर आपको ये लिखा हुआ दिखाई देगा NiCd, निकल कैडमियम बैटरी। तो ये थोड़ा सा निकल और कैडमियम जो है थोड़ा सस्ता होता है, तो इसीलिए वो जो बैटरी है वो 5 रुपये की, 10 रुपये की, ड्यूरासेल की है तो वो ज़रा थोड़ी ज़्यादा और महंगी आ जाती है, क्योंकि उसमें निकल और कैडमियम अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में वो डालते हैं। ठीक है, तो इसलिए वो ज़्यादा चलती है बैटरी, तो निकल कैडमियम होता है। और जब आप मोबाइल फ़ोन की कोई बैटरी देखेंगे, आजकल बर्स्ट होती है उसमें से निकाल नहीं सकते बाहर, पहले मोबाइल फ़ोन्स में से बैटरी बाहर निकल जाती थी, बटन वालों में तो शायद आज भी निकल जाती है। तो उसमें क्या होता है, उसमें वो होती है लिथियम आयन, लिथियम आयन। ठीक, तो ये जो अंदर इसके अंदर जो केमिकल है, केमिकल ये एक तरह से निकल और कैडमियम का कॉम्बिनेशन है, तो अंदर एक केमिकल है। तो इस केमिकल में जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उन रिएक्शंस की वजह से क्या होता है कि ये जो नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन वाला फोर्स है ना, तो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज इधर 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 सारा इधर इकट्ठा कर देते हैं। ठीक है, और सारा नेगेटिव चार्ज जो है वो सारा का सारा इधर इकट्ठा हो जाता है। नेगेटिव की तो प्रॉपर्टी ये है, ठीक है, कि हम ये कहेंगे कि पॉजिटिव इधर इकट्ठा हो गया, नेगेटिव इधर इकट्ठा हो गया। तो ये जो है, हम इसमें क्या होगा कि नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन मतलब इसका इलेक्ट्रिक फोर्स से कोई मतलब नहीं है। हमने जो इलेक्ट्रिक फोर्स देखा था वो क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो जाएगा, Q इंटू ई, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स तो इस तरफ जा रहा है, लेकिन जब बैटरी कनेक्टेड ही नहीं है, जब बैटरी कनेक्टेड नहीं है किसी बल्ब से या किसी फैन से, किसी चीज़ से कनेक्टेड नहीं है, तो फिर जो अंदर जो केमिकल पड़ा हुआ है ना, वो रिएक्शन उसमें चलते रहेंगे, और उस रिएक्शन की वजह से क्या होगा, वो सारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ इकट्ठा कर देगा, सारा नेगेटिव चार्ज यहाँ इकट्ठा कर देगा। तो पॉजिटिव जो है वो इस पॉजिटिव से दूर भागने की कोशिश करेगा, ये नेगेटिव इस नेगेटिव से दूर भागने की कोशिश करेगा, लेकिन इसको कोई पाथ नहीं मिलेगा जाने के लिए। वो पाथ तब मिलेगा जब कनेक्शन होगा। ठीक है, तो इसलिए इसके अंदर ज़बरदस्त निकल कर भागने की इंटेंट, मतलब एक इंटेंट होता है कि हम निकल कर बाहर निकलना चाहते हैं, जितने भी पॉजिटिव चार्जेस हैं नेगेटिव की तरफ जाना चाहते हैं। तो जब भी किसी के अंदर, जैसे हमने कोई एरो और बो का अगर एग्जांपल लिया, तो हमने एरो को खींच रखा है, तो इसका मतलब ये है कि बस हमने पकड़ रखा है उसको, वो हमारे छोड़ने की देर है, वो निकल कर एकदम सीधा जाएगा, क्योंकि उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई है। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल स्टोर्ड होता है। ठीक है,
इस फोर्स की वजह से इसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल स्टोर होता है, इसीलिए इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोला जाता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसीलिए बोला जाता है। अब सुन लीजिए आगे की कहानी। ड्यू टू सर्टेन केमिकल रिएक्शंस, जो मैंने बताया है वही जरा बता रहा हूँ। ड्यू टू सर्टेन केमिकल रिएक्शंस ऑफ फोर्स ऑफ नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन इज एक्सर्टेड ऑन द चार्जेस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट जो अंदर भरा हुआ है, चार्जेस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, दिस फोर्स ड्राइव्स पॉजिटिव चार्जेस टुवर्ड्स टर्मिनल ए एंड नेगेटिव चार्जेस टुवर्ड्स टर्मिनल बी। तो पॉजिटिव यहाँ इकट्ठा कर दिया, नेगेटिव यहाँ इकट्ठा कर दिया, ठीक है। अच्छा, तो ये जो अगला पॉइंट देखिए, सपोज द फोर्स ऑन अ पॉजिटिव चार्ज Q इज Fn, as the charges build up on the two terminals A and B, a potential difference is set up between them। तो जब पॉजिटिव चार्जेस इधर और नेगेटिव चार्जेस उधर इकट्ठे हो गए हैं, तो इसका मतलब दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी बिल्डअप हो जाएगा। अच्छा, एन इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर इज सेट अप इन द electrolyte from A to B. This field exerts a force Fe is equal to QE Fe is equal to QE on the charge Q in the opposite direction of Fn। तो ये तो नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन वाली है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन वाली फोर्स है F इज इक्वल टू QE वाली फोर्स। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। अच्छा, अब हम ये कहेंगे कि स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट का मतलब ये कि बैटरी है चुपचाप पड़ी हुई, भाग नहीं रही है इधर से उधर, कि इसके अंदर इतना फोर्स लग गया ये Fn वाला, ठीक है, कि ये इसको मतलब इसको जंप कराना शुरू कर दिया इसने कि चल भाई चल, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा फोर्स है, मैं तेरे को मूव करवाता। तो इसमें ये कहेगा कि नहीं भाई इसके अंदर इतना फोर्स नहीं है कि इसको मूव करा पाए। और Fe और Fn ये एक दूसरे को जब हम कनेक्ट भी कर देते हैं तो स्टेडी स्टेट में हम ये कहते हैं कि बैटरी जो है वो जहाँ है वो वहीं रहती है, ठीक है। अच्छा, इंटरनल से आप उसको दोनों टर्मिनल्स को ही ना मिला दो, ठीक है, तब तो स्पार्किंग उठेगी बहुत ज़बरदस्त। तो बैटरी वहीं रहती है, लेकिन बैटरी के अंदर इतना पोटेंशियल है कि वो फ़ैन को मूव करा सकती है, वो चुपचाप पड़ी हुई ट्यूबलाइट को जला सकती है, ठीक है। तो बैटरी के अंदर बड़ी पावर होती है, तो पोटेंशियल होती है उसकी। तो हम ये कहेंगे स्टेडी स्टेट में द चार्जेस स्टॉप एक्यूमुलेटिंग फर्दर। तो चार्जेस जितने भी यहाँ इकट्ठे हो गए वो हो गए, जितने यहाँ इकट्ठे हो गए वो हो गए। तो स्टेडी स्टेट में और फर्दर चार्जेस इधर से उधर एक्यूमुलेशन नहीं होता, मूवमेंट नहीं होता। अच्छा, द वर्क डन बाय द नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ चार्ज फ्रॉम B to A इज। अब आप ये देखिएगा कि Fn इज इक्वल टू Fe हो गया। जब चार्जेस ने एक्यूमुलेट होना बंद कर दिया तो नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये दोनों इक्वल हो गए। अच्छा, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में वर्क डन अलग तरीके से निकाला जाता है। नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब इलेक्ट्रिसिटी से कोई लेना देना नहीं है, नॉर्मल फोर्स है। नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब मैंने फोर्स लगा दी, एक चेयर रखी उसको खिसका दिया, तो हम ये देखेंगे कि हमने वर्क कितना करा। तो वर्क कैसे निकाला जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करके। मैंने ये कहा कि भाई ये जो है ना, हमने पॉजिटिव चार्जेस जो है, जो पॉजिटिव चार्जेस या नेगेटिव पर इकट्ठा होना चाह रहे थे, हमने इसको यहाँ से उठाकर यहाँ मूव करा दिया पॉजिटिव। अगर कोई इसके अंदर नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ना होती तो फिर पॉजिटिव चार्जेस कहाँ मिलना चाहते हैं, नेगेटिव चार्ज पर एक्यूमुलेट होना चाहते हैं, ठीक है। तो नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने उन पॉजिटिव चार्जेस को इस नेगेटिव से दूर हटाकर यहाँ पहुँचा दिया। हमने ये कहा कि इनके टर्मिनल्स के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज स्मॉल d। तो नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने वर्क किया, वर्क करा और वर्क करा तो उसको डिस्प्लेस कितना करा दिया, d डिस्टेंस। तो वर्क डन कैसे निकलेगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वही है यहाँ पर W इज इक्वल टू Fn इंटू डी। तो दिस इज द वर्क डन बाई दिस नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। वेयर डी इज द डिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल्स ए और बी के बीच का टर्मिनल का जो डिस्टेंस है दैट इज स्मॉल d। उसके बाद बात करेंगे द वर्क डन। मेरी आवाज़ आ रही है ऑनलाइन वाले सभी बच्चों को बता दीजिए। बिल्कुल क्लियर आ रही है, सर एक बार समझा दीजिए। पहले ये बताओ आवाज़ क्लियर आ रही है कि नहीं। यस सर, आ रही है सभी को ना, ठीक है, नया माइक लिया इसलिए पूछो। चलिए दोबारा समझाता हूँ। हमने ये कहा कि अगर यहाँ पर कोई नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो जितना भी पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव पर एक्यूमुलेट होना चाहेगा, ठीक है, और जितना भी नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव पर एक्यूमुलेट होना चाहेगा। लेकिन नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक एग्जिस्ट कर रही थी इस केमिकल की वजह से। क्यों डाल रहे निकल और कैडमियम, क्यों डाल रहे लिथियम आयन, इनके अंदर कुछ तो खास होता होगा ना। हम कॉपर सल्फेट क्यों नहीं भर देते किसी के अंदर, कॉपर सल्फेट भी इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक।
वो क्यों नहीं बढ़ते थे? हम ये कहते हैं भाई इनकी खास प्रॉपर्टी है कि इनके अंदर एक नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अच्छा, लिथियम का पता भी चला होगा, कश्मीर में मिला है, न्यूज़ नहीं पढ़ते, सुनते भी नहीं हो, ठीक है, प्रेशर आपको मतलब। तो लिथियम लगभग 2-3 या 4 महीने पुरानी न्यूज़ है, बहुत बड़ा मतलब लिथियम का बहुत बड़ा वो मिला है, भंडार मिला है हमारे देश में, कश्मीर में। तो इस वजह से आने वाले टाइम में जो बैटरीज़ हैं वो इंडिया में तो काफ़ी सस्ती होने वाली है और हम लोग बैटरी के एक्सपोर्टर होने वाले हैं, क्योंकि बहुत बड़ा वो मिला है लिथियम। और लिथियम आयन बैटरी, इसको लॉयन बैटरी भी बोल देते हैं, LI बीच का आई गायब कर तो लॉयन बैटरी भी बोल देते हैं। और मोबाइल फ़ोन्स की बैटरी इसी से बनती है। चलिए, तो लिथियम आयन की, निकल कैडमियम की, इनकी ये प्रॉपर्टी होती है कि ये जितना भी नेगेटिव चार्ज है, जितना भी पॉजिटिव चार्ज है, उसको पॉजिटिव के पास ही लाकर एक्यूमुलेट कर देंगे, इकट्ठा कर देंगे। जितना भी नेगेटिव है उसको नेगेटिव के पास इकट्ठा कर देंगे। तो दिस फोर्स इज कॉल्ड फोर्स ऑफ नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन, ठीक है, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन। अब ये जो नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इसको हमने डी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो फोर्स को अगर डी से, डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्क डन। वर्क डन इज इक्वल टू Fn इंटू डी। बता दीजिए भाई, क्लियर है? आदित्य, अवनी, शुभम? यस सर। यस सर। ठीक है। आकाश, समझ रहे हो? क्लियर है? आकाश, आवाज़ आ रही है? चलिए, तो अब देखिएगा, W इज इक्वल टू Fn इंटू डी। द वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इसको ऐसे इतना, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तो E ऐसे बनाते हैं, और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो मैं EMF कह रहा हूँ उसके लिए E इस तरीके से बनाई है, ठीक है। तो ये E इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, चैप्टर नंबर 2, इससे पहले वाला जो चैप्टर है याद करिए। वर्क डन पर यूनिट चार्ज पोटेंशियल ही तो होता था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज पोटेंशियल ही तो होता था। तो आप ये देखिएगा कि वो वर्क डन होता था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क डन। यहाँ पर जो वर्क डन है दैट इज दिस वन, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क डन Fn B अपॉन Q, इक्वेशन नंबर 2। The quantity E is equal to W upon Q is called the electromotive force or EMF of the battery or any other source, EMF of the battery or any other source, ठीक है। अच्छा, the EMF of a source may be defined as the work done by the source in taking a unit positive charge from lower to the higher potential। तो work done for taking a charge from lower to the higher potential, from lower to the higher potential। नेगेटिव टू द पॉजिटिव पोटेंशियल बोलोगे तो भी चलेगा, ठीक है। बस इतना याद रखना, उस नेगेटिव का मतलब वो मैथ्स वाला नेगेटिव नहीं है, और उस पॉजिटिव का मतलब भी मैथ्स वाला पॉजिटिव नहीं है, हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल, ठीक है जी। चलो आगे, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हुआ आपका। अच्छा, अब इसके बाद क्या है, पेज नंबर 4 पर आ जाइए। अरे सुभान और शुभम, ये तुम्हारा आज एग्जाम था ना शायद फिजिक्स का? आज नहीं, हाँ तो फिजिकल का था, देखो फिजिक्स का कब था? आज फिजिकल का फिजिक्स का कब है फिर? मंडे को सर, मंडे को। मंडे। ठीक है। If the two terminals of the battery are not connected externally, अगर हमारे पास कोई बैटरी है, ये बैटरी है, ठीक है, इसकी जो ये एक टर्मिनल ये कहलाता है हाई पोटेंशियल यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल, और ये जो फ्लैट होता है नीचे से इसको बोल देते हैं नेगेटिव टर्मिनल। अगर ये कनेक्टेड नहीं है, ऐसे ही खुला छोड़ रखा है, तो जब कनेक्टेड नहीं होते तो हम ये कहते हैं कि जितना इसके अंदर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब जितना इसके अंदर बैटरी के अंदर पोटेंशियल है, तो ये कहेगी बैटरी कि हाँ मैं अपना सारा पोटेंशियल डिलीवर कर दूँगी, ठीक है, मैं सारा पोटेंशियल डिलीवर करूँगी। लेकिन एक्चुअल सीन ये होता है कि जब कनेक्शन होता है तो कुछ हीट लॉस भी होता है, कुछ वायर में भी लॉस होता है। तो अगर बैटरी के अंदर मान लीजिए 15 वोल्ट है, तो वो लगभग 14.5 या 14.6 वोल्ट ही डिलीवर कर पाती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में और एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस में मामूली सा अंतर होता है, थोड़ा सा अंतर होता है, तो वो थोड़ा सा लॉस हो जाता है, वायर में लॉस हो गया, थोड़ा हीट लॉस हो गया। लेकिन अगर हमने बैटरी को कनेक्ट नहीं कर रखा तो उस टाइम थ्योरेटिकली ये माना जाता है जितना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो उतना ही डिलीवर करने वाली है, ठीक है।
तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर पेज नंबर 4 पर कि इफ द टू टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी आर नॉट कनेक्टेड एक्सटर्नली देन Fn इज इक्वल टू Fe। Fn इज इक्वल टू Fe। Fe क्या है? फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन, जो चैप्टर 1 में करा था। तो ये क्या होता है? Q इंटू E, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो Q इंटू E, देयरफॉर इन दोनों में दोनों तरफ d से मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। Fn इंटू d इज इक्वल टू Fe इंटू d। इस इक्वेशन में हमने दोनों तरफ d से मल्टीप्लाई कर दिया। d से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो Fn इंटू d है, इसमें Fe की वैल्यू डाल देंगे पहले। तो Fe की वैल्यू क्या हो जाएगी? QE इंटू d। ठीक है। अच्छा, E इंटू d क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल्स, वोल्टेज। ये पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या हो गया? Q इंटू B। अच्छा, और सो EMF E is equal to Fn D अपॉन Q। ठीक है, Fn D अपॉन Q। ये EMF तो हमें पता है, ये तो EMF का डेफिनेशन है, Fn D अपॉन Q। अब Fn D इज इक्वल टू क्या है? QV। E इज इक्वल टू QV अपॉन Q, और Q से Q कैंसिल आउट हो गया। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल, ये दोनों ना अगर कनेक्शन नहीं है, अगर एक्सटर्नली कनेक्ट नहीं कर रखा है, तो ये दोनों के दोनों हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, तो E is equal to E, E is equal to E. Hence, the EMF of a source is equal to the maximum potential difference between its terminals when it is not connected to any circuit. When it is not connected to any circuit. ठीक है, चलिए जी। जैसे गर्मियाँ होती हैं, तो गर्मियों में कई बार क्या होता है कि जो हमारे घर में खास तौर पर जो पंखे हैं, ये पंखे ना ख़राब हो जाते हैं या थोड़ा धीरे धीरे चलने लगते हैं। तो उसमें ना एक ऐसी डिवाइस आती है, अगर कोई इलेक्ट्रिशियन आकर चेक करेगा तो ये देखकर ये बताएगा कि भाई ये इस तरीके का सिलेंड्रिकल एक कंडेंसर होता है किसी भी फैन के अंदर, कोई भी फैन हो, छोटा फैन हो, टेबल फैन हो या सीलिंग फैन हो, कैसा भी फैन हो, उसके अंदर ऐसा कंडेंसर होगा। और उस कंडेंसर में एक ही जगह से, यहीं से एक वायर और यहीं से दूसरा वायर निकला रहता है। ठीक है, उसको जो अंदर सर्किट में दो वायर होते हैं उसके साथ में जोड़ दिया जाता है, उनका कलर मैच करके। रेड वाला रेड में, ब्लैक वाला ब्लैक में जोड़ देते हैं। और जोड़ने के बाद में फिर अपना फ़ैन जो है हम देखते हैं कि हाँ फ़ैन की स्पीड जो है वो बढ़ गई है। तो अगर कभी भी गर्मियों में ही होता है, इस वजह से आपको बता रहा हूँ, और अभी आप चैप्टर 2 कर चुके हो इसलिए बता रहा हूँ। तो जब आप देखेंगे, अगर मान लीजिए घर में कंडेंसर आया है तो पुराना कंडेंसर निकलेगा जरूर। पुराना कंडेंसर को इलेक्ट्रिशियन बोलेगा फेंक दो। ठीक है, फेंक दो, कोई बात नहीं, ख़राब हो गया, फेंक दो। तो उसमें आप देखिएगा जरूर, किस कंडेंसर पर यहाँ पर या तो लिखा रहता है 25 μF माइक्रोफैराड, या लिखा रहता है 40 माइक्रोफैराड। ठीक है, बस एक काम जरूर करना कि इलेक्ट्रिशियन को बोल भैया आप ही ले आना, कंडेंसर आप ही ले आना। ठीक है, अब कंडेंसर को लेकर आ गया, कंडेंसर लेकर आ गया, पुराना कंडेंसर निकाल दिया, नया कंडेंसर लगा दिया। ठीक है, अब आप ये देखोगे कि मेरा फ़ैन ना ख़राब होने से पहले जब ठीक चलता था तब थोड़ा एकदम अच्छी स्पीड थी, ठीक ठाक स्पीड थी, लेकिन अब जो नया कंडेंसर डाला अब वो तूफान मेल बन गया, अब वो बहुत तेज़ चल रहा है पंखा। ठीक है, तो आप तभी पूछ लेना कि भैया 25 का ही डाला है। अब वो 25 कैसे पता चलेगा? पुराना कंडेंसर निकाल कर दिया, उसको आप देखोगे जरूर। हमेशा याद रखना, ये हर घर की कहानी है। ये एक आधा पंखा ख़राब जरूर होता है और उसका कंडेंसर बदला जाता है, और आता बहुत सस्ता है, 30-35 रुपये का आता है। तो उसमें देखना जरूर, उस पर लिखा रहता है 25 माइक्रोफैराड। ठीक है, अच्छा, दूसरा एक कारनामा मत करना, ये वायर यहाँ से पकड़ लिया और ये वायर यहाँ से पकड़ लिया, ये मत करना। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये कैपेसिटर है, इसके अंदर थोड़ा बहुत चार्ज स्टोर होगा, बहुत जोर का झटका लगेगा और झटका सर तक जाएगा एकदम बहुत तेज। ठीक है, और फिर एकदम छोड़ दोगे उसको, दोबारा पकड़ोगे तो ख़त्म हो गया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो भी थोड़ा बहुत चार्ज स्टोर था, वो चार्ज तो आपने झेल लिया। ठीक है, वो चार्ज तो गया आप, तो इसलिए इससे खेलने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, इसके वायर को अगर ज्वाइन करोगे तो ये ठक से फट भी सकता है। ठीक है, ये फट भी सकता है क्योंकि आपने पाथ दे दिया। पहले वो पाथ क्या बन गया था? आपकी बॉडी लेफ्ट हैंड राइट हैंड से पूरा सर से घूम के वापस आ गया, लगा झटका बात। ठीक है, अभी आपने क्या करा कि वो पाथ यहीं पर प्रोवाइड करा दिया उसको, तो यहीं से फट जाएगा।
ठीक, तो याद रखिएगा कि भाई जब इलेक्ट्रिशियन उसको निकाले तो 25 का अगर निकाल रहा है तो 25 वाला ही डलवाना है, 40 का निकाल रहा है तो 40 वाला ही डलवाना है। ये नहीं कि मुझे बहुत तेज़ गर्मी हो रही है इसको बना दो तूफान में, वो पता चला 1-2 महीने में ख़राब हो जाएगा फिर वो फैन, ठीक है, फिर बदलना ही पड़ेगा पूरा फैन, वायरिंग ही ख़राब हो जाएगी उसकी, ठीक है। चलिए, तो ये मैं इसीलिए बता रहा था कि चार्ज जो है वो थोड़ा बहुत स्टोर रह जाता है इन डिवाइसेस के अंदर, और ये डिवाइस ऐसी है जो कॉमनली आप घर में देखते हैं, ये सेल ऐसा ही आप कॉमनली अपने रिपोर्ट्स वगैरह में देखते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं डिफरेंसेस बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो भाई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अगर स्टेडी स्टेट में यानी कि बैटरी को अगर कनेक्ट नहीं करा है तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस वो दोनों सेम ही रहेंगे, अब तो वो सेम ही रहेंगे, लेकिन ऐसे कुछ तो डिफरेंस होता होगा। 4-5 पॉइंट्स हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल पूछा जाता है। पहला देखिएगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, it is the work done by the source in taking a unit charge once round the complete circuit. Electromotive force क्या है, work done by the source in taking a unit charge once round the complete circuit. complete circuit का मतलब है नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक किसी भी चार्ज को ले जाने में जो वर्क करना पड़ता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो वंस राउंड द कंप्लीट सर्किट ये कहना है कि आप नेगेटिव से पॉजिटिव तक उसको लेकर गए, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस देखिए, इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टेकिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ द सर्किट टू अनदर। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी भी चार्ज को ले जाने में जो वर्क करना पड़ता है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, पूरे सर्किट में आपने एक जगह से दूसरी जगह तक यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से नेगेटिव आप चार्ज को लेकर गए उसमें जो वर्क करना पड़ता है। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है कि किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, जैसे हमने जो कहा एक फैन है, एक ट्यूबलाइट है, एक टीवी है, मान लेते हैं तीनों सीरीज में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड होते नहीं है वैसे, लेकिन मान लेते हैं सीरीज में कनेक्टेड है, और यहाँ पर एक बैटरी है, यहाँ पर एक बैटरी है। तो अब आप ये देखिएगा कि नेगेटिव से पॉजिटिव तक तो पूरा, अब अगर कनेक्ट नहीं कर रखा है, अगर कनेक्ट नहीं कर रखा है तो नेगेटिव से पॉजिटिव ये वाला पाथ लेगा, ठीक है। अगर कनेक्शन नहीं है तो उसको नेगेटिव से पॉजिटिव ये पाथ नजर आएगा अंदर वाला, लेकिन अगर कनेक्ट कर दिया है तो फिर नेगेटिव से पॉजिटिव ये वाला पूरा पाथ नजर आएगा। तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक जाने में किसी भी एक चार्ज को जाने में, पर यूनिट चार्ज की बात करें तो एक चार्ज को जाने में जो वर्क करा जाता है दैट वर्क डन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो मैं कहूँगा कि इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में, यानी कि आप इसके अक्रॉस, फैन के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालें, ठीक है। इस पॉइंट से इस पॉइंट के अक्रॉस, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक चार्ज को जाने में कितना काम करना पड़ रहा है, यानी कि आप ट्यूबलाइट के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, ठीक है। जितने भी रेसिस्टेंसेस लगाए जाते हैं वो सारे के सारे कोई ना कोई घरों में यूज़ होने वाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं, उनको हम रेसिस्टेंस से शो करते हैं, हर डिवाइस का एक रेसिस्टेंस होता है, ठीक है जी। सेकेंड पॉइंट देखिएगा, it is equal to the maximum potential difference between the two terminals of a source when it is an open circuit। open circuit का मतलब क्या होता है, कनेक्शन काट रखा है, कनेक्ट नहीं करा अभी बैटरी को। बैटरी जब ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट का मतलब है कि आपने कनेक्शन हटा रखा है, तो अगर कनेक्शन हटा रखा है तो E इज इक्वल टू V, इट इज इक्वल टू द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। सेकंड पॉइंट पोटेंशियल डिफरेंस का देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस में एग्जिस्ट बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑफ अ क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट यानी कि ये और ये सर्किट क्लोज हो गया, ठीक है। तो किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट कर सकता है। यहाँ तक क्लियर, दोनों पॉइंट्स, ठीक। अच्छा जी, उसके बाद तीसरा है इट एग्जिस्ट इवन व्हेन द सर्किट इज नॉट क्लोज, ठीक है। ईएमएफ तब भी एग्जिस्ट करता है जब सर्किट क्लोज्ड नहीं है। क्लोज्ड का मतलब यही है कि सर्किट कहीं कनेक्टेड नहीं है, बैटरी कहीं कनेक्टेड नहीं है, बैटरी ऐसी चुपचाप पड़ी हुई है, तब भी ईएमएफ उसके अंदर होता है। इट एग्जिस्ट, और पोटेंशियल डिफरेंस का देखिए, इट एग्जिस्ट ओनली व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड। जब आप कहीं पर कोई कनेक्शन करते हैं, बैटरी जब कनेक्ट करते हैं किसी डिवाइस के साथ, पोटेंशियल डिफरेंस तभी एग्जिस्ट करता है, नहीं तो वैसे नहीं करता, ठीक है जी, समझ गए, ठीक। तो ये तीन हमारे पॉइंट्स हुए। चौथा है इट हैज़ नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन। तो पता है कि ये जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इट डिपेंड्स ऑन नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इट हैज़ अ नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन। इसका ओरिजिन क्या है, मतलब इसकी शुरुआत क्या है, पैदा कहाँ से हुआ है, ये नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन है इसका, ठीक है। और इसमें है पोटेंशियल डिफरेंस में इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड सेट अप बाय द चार्जेस एक्यूमुलेटेड ऑन द टू टर्मिनल्स ऑफ द सोर्स। तो ये तभी ओरिजिनेट करता है, मतलब ये तभी स्टार्ट करता है तब चार्जेस जो है पॉजिटिव एक तरफ और नेगेटिव एक तरफ इकट्ठे हो जाते हैं, एक्यूमुलेट कर जाते हैं, उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, उससे पहले नहीं आता।
उसके बाद देखिए फिफ्थ क्या है, इट इज़ अ कॉज एंड ईएमएफ इज अप्लाइड इन अ सर्किट, पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉज्ड। इट इज़ अ कॉज, इट इज़ अ कॉज का मतलब क्या है, ये रीज़न है, ये रीज़न है, किसका रीज़न है, किसका कारण है, ये ईएमएफ का कारण है, ठीक है, मदर है, ये मदर है एक तरह से, एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज एन इफेक्ट, ये इफेक्ट है, ये डॉटर है, मदर है तो डॉटर है, ठीक है ना। तो मदर क्या हो गया, मदर हो गया ईएमएफ और डॉटर क्या हो गई, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। मतलब ईएमएफ की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि इट इज़ अ कॉज, ये कारण है किसका, ये पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोड्यूस होगा, समझ गए। अच्छा सिक्स्थ देखिएगा, इट इज इक्वल टू द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ अ सर्किट इंक्लूडिंग द पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड टू सेंड करंट थ्रू द सेल इटसेल्फ, ठीक है जी। अब ये सुन लीजिए, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस था V1, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस था V2, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस था V3। हम एक नया कॉन्सेप्ट आप देखेंगे आगे जब हम सर्किट डायग्राम्स बनाएंगे और सर्किट्स को सिंप्लीफाई करेंगे, तो उसमें आप देखेंगे कि जैसे ये बैटरी बना रखी है, इस बैटरी को ना ऐसे बनाकर देंगे, ऐसे एक डॉटेड बॉक्स होगा और इस डॉटेड बॉक्स में आप ये देखेंगे कि ऐसे करके बस ठीक ऐसे रेसिस्टेंस का सिंबल बना रखा होगा और यहाँ पर कुछ लिखा हुआ होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है ऐसे जैसे 2 मिली ओम, 2 मिली ओम। इसका मतलब क्या है, ये जो सेल है ना, ये जो बैटरी है, इस बैटरी के अंदर भी कुछ रेसिस्टेंस होता है। तो स्टैंडर्ड नोटेशन है कि अगर एक्सटर्नल रेसिस्टेंसेस का मतलब जो बाहर वाले रेसिस्टेंस है, पंखा हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, टीवी हो गया, कुछ भी, तो उनको हम कैपिटल R1, कैपिटल R2 और कैपिटल R3 से डिनोट करते हैं, लेकिन जो इंटरनल रेसिस्टेंस होता है उसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। स्मॉल आर मतलब इंटरनल रेसिस्टेंस। तो भाई ईएमएफ क्या होता है, इसका पोटेंशियल निकालो, इसका पोटेंशियल कैसे निकलेगा, करंट इनटू रेजिस्टेंस, इसका पोटेंशियल कैसे निकलेगा, करंट इनटू रेजिस्टेंस, करंट इनटू रेजिस्टेंस, V इज इक्वल टू IR, ओम्स लॉ, ठीक है। इसका पोटेंशियल निकालो, इसका पोटेंशियल निकालो, इसका पोटेंशियल निकालो, बैटरी के अंदर का भी थोड़ा सा इंटरनल रेजिस्टेंस हो तो उसमें भी मामूली सा पोटेंशियल ड्रॉप होगा, वो भी निकालो, सबको ऐड कर डालो, वो सारा का सारा एडिशन जो है वो ईएमएफ के इक्वल होगा। मैंने बोला ईएमएफ क्या है, पेरेंट है, मदर है, ठीक है। तो सारे पोटेंशियल डिफरेंस का एडिशन ईएमएफ के इक्वल होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखें, एवरी सर्किट कंपोनेंट हैज़ इट्स ओन पोटेंशियल डिफरेंस। 6 पॉइंट देख रहा हूँ मैं पोटेंशियल डिफरेंस का। Every circuit component has its own potential difference across its end. Every circuit component, ये सर्किट का कंपोनेंट है, इसका अलग पोटेंशियल डिफरेंस है V1, इसका अलग पोटेंशियल डिफरेंस है V2, इसका अलग पोटेंशियल डिफरेंस है। तो छोटे छोटे सर्किट कंपोनेंट्स का भी अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस होता है, लेकिन पूरे सर्किट का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट इज कॉल्ड ईएमएफ, वो ईएमएफ, सही है। तो 6 के 6 पॉइंट्स क्लियर है। 7वां देख लीजिए, साफ सी बात है 7वां, इट इज़ लार्जर देन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी सर्किट। ईएमएफ पूरे सर्किट का है, पोटेंशियल डिफरेंस छोटे छोटे कंपोनेंट्स का है, तो ईएमएफ तो बड़ा ही होगा, ईएमएफ की वैल्यू तो बड़ी होगी। इट इज़ ऑलवेज लेस देन द ईएमएफ, ये पोटेंशियल डिफरेंस का। फिर 8वां देखिए, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। ईएमएफ का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कोई मतलब लेना देना नहीं है। भाई तुम बैटरी के अक्रॉस कोई फैन कनेक्ट कर दो, कोई बल्ब कनेक्ट कर दो, बैटरी के मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरा ईएमएफ कहीं नहीं जाने वाला, मेरा जो ईएमएफ है वो मेरे पास है, वो फिक्स है, ठीक है। तो बैटरी और बैटरी के अंदर का जो पोटेंशियल है, टोटल पोटेंशियल है, वही कहलाता है ईएमएफ। तो उसका कोई लेना देना नहीं है बाहर के सर्किट एलिमेंट्स। और पोटेंशियल डिफरेंस में पोटेंशियल लास्ट वाला गलत लिख दिया है, ये इसको करके दूँगा तो सही करके दे दूँगा। लास्ट वाला पॉइंट है, इट इज़ ऑलवेज लेस देन ईएमएफ। ये गलती से मैंने 7th पॉइंट ही दोबारा लिख दिया है। तो जैसे यहाँ पर है, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। 8th पॉइंट ये होगा कि इट इज़ डिपेंडेंट ऑफ द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पर डिपेंड करेगा वोल्टेज, कैसे I × R मतलब इस रेजिस्टेंस पर डिपेंड करेगा, ऐसे ये वाला भी इस रेजिस्टेंस पर डिपेंड करेगा, ये ठीक है। अगला टॉपिक देखेंगे ओम्स लॉ, ठीक है। बस 2 मिनट वेट करिए, मैं अभी आ रहा हूँ, फिर करवाता हूँ आगे। पानी है, देखना बेटा है इसमें, दे दो।
चलिए जी, अगला टॉपिक जो है ये आप कर चुके हैं, ओम्स लॉ 10th क्लास में करा था, है तो वैसे ही बिल्कुल, बस इसमें एक फॉर्म और आ जाएगी, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। तो अभी पहले यही देखते हैं ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ में क्या है, द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स प्रोवाइडेड द टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशंस रिमेन अनचेंज्ड। ठीक है, टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशंस रिमेन अनचेंज्ड। इसमें ओम्स लॉ में ये है कि टेम्परेचर और बाकी की जो फिजिकल कंडीशंस हैं वो चेंज ना हो तो वोल्टेज जो है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इसी चैप्टर में हम ये चीज़ देखेंगे कि 10th क्लास में भी यही पढ़ा था कि टेम्परेचर और बाकी सारी फिजिकल कंडीशंस वो चेंज ना हो तो वोल्टेज करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब 12th है तो यहाँ पर ये चीज़ और आ जाएगी कि अच्छा अगर टेम्परेचर चेंज हो जाए तो क्या होगा, तो टेम्परेचर पर डिपेंडेंस जो है वो भी देखेंगे। ठीक है, वो भी देखेंगे कि टेम्परेचर डिपेंडेंस क्या होती है वोल्टेज की या करंट की। ठीक, लेकिन अभी फ़िलहाल जो ये ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ यही है कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो इक्वालिटी साइन आ जाता है और एक प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट आ जाता है। तो V इज़ इक्वल टू RI, इसको पलट कर V इज़ इक्वल टू IR, V बन गया, तो ये याद रखने का आसानी है। ठीक है, अब आगे देखिएगा पेज नंबर 6 पर, द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कैपिटल R इज कॉल्ड द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। इसको रेसिस्टेंस कहते हैं और ग्राफ बनाकर दिखा रखा है, तो वो ग्राफ भी आप लोगों के लिए कोई नई चीज़ नहीं है। कोई भी चीज़ अगर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो उन दोनों के बीच का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, पासिंग करता होगी। ठीक है, ऐसा बढ़ता होगा। ठीक, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अच्छा, रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट। तो रेसिस्टेंस क्या होता है, एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि जिससे वो चार्जेस के फ्लो को रेसिस्ट करता है। रेसिस्ट करने का मतलब है रोकता है, अपोज करता है उनका। ठीक, तो जैसे ये कहते हैं कि एक फ़ैन लगा दिया, ट्यूबलाइट लगा दी और एक टीवी लगा दी, तो क्या है कि यहाँ पर इसका कुछ रेसिस्टेंस है। तो रेसिस्टेंस का मतलब क्या है कि ये चार्ज को रोकेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा चार्ज ये ले लेगा, बाकी चार्ज है, चार्ज तो एक ऐसी क्वांटिटी है कि वो तो मूव करेगा। पॉजिटिव से निकला तो मानेगा नहीं जब तक पहुँचेगा नहीं, तो थोड़ा सा चार्ज इसने ले लिया। कितना लेगा, जितनी इसकी कैपेसिटी है, जितना इसका रेसिस्टेंस है, ये इतना रेसिस्टेंस है, कम रेसिस्टेंस ऑफर कर रहा है तो कम चार्जेस का फ्लो इसने लिया। चार्जेस का फ्लो यानी कि कम करंट कंज्यूम कर, इसने थोड़ा और कर लिया क्योंकि इसका रेसिस्टेंस ज़्यादा था, इसका थोड़ा और ज़्यादा था, इसका थोड़ा और लिया। उसी हिसाब से तीनों के अक्रॉस वोल्टेज अलग अलग हो जाएगी। ठीक है, तो रेसिस्टेंस क्या होता है, ये रेसिस्टेंस एक तरह से ऑब्स्ट्रक्शन समझ लो। ऑब्स्ट्रक्शन मतलब किसी का अपोज करना। ठीक है, या आप इसको समझ लो कि वो एब्जॉर्ब करेगा, तो करंट को एब्जॉर्ब करना अपने अंदर, या फिर करंट का अपोज करना। रेसिस्टेंस बेसिकली वो होता है। R इज इक्वल टू V अपॉन I, ये आप जानते हैं। इट्स ऐसा यूनिट इज ओम, इसकी जो ऐसा यूनिट है वो ओम होती है। देखिएगा आगे है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टेंस। अब ये रेसिस्टिविटी वाला है, तो ये भी आप याद करेंगे, अगर रिकॉल करेंगे तो ये भी आपने 10th क्लास में करा था। ठीक है, बिल्कुल सेम वही चीज़ है। एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो रेसिस्टेंस जो है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। पहला है लेंथ, हेडिंग डायग्राम में आता है रेसिस्टिविटी। ऑनलाइन वाले बच्चे बता देना कहीं पर किसी चीज़ में प्रॉब्लम आए तो लेंथ है। चलिए ठीक। द रेसिस्टेंस R ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो होता है लेंथ का। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। तो हमने कहा कि कोई भी कंडक्टर है, तो कंडक्टर के नाम पर हम क्या कहते हैं कि एक कंडक्टर क्या है जिसके अंदर से चार्जेस का फ्लो मतलब हो रहा है, आसानी से हो रहा है।
चार्जेस का फ्लो आसानी से हो रहा है, मतलब करंट फ्लो कर रहा है। अच्छा, तो अगर मैंने एक छोटी वायर ली तो उसका रेसिस्टेंस कम होगा, अगर मैंने बड़ी वायर ली तो उसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा। रीज़न क्या है कि बड़ी वायर की लेंथ ज़्यादा है, तो जितनी लेंथ ज़्यादा होगी उतना रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा, जितनी लेंथ कम होगी उतना रेसिस्टेंस कम होगा। ऐसे दूसरा फैक्टर होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में क्या होता है कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। तो R एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में अगर जैसे मान लीजिए ये वायर है, ये तो इसकी लेंथ हो गई और ये जो है ये हो गया इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो वायर जितनी ज़्यादा थिक होगी ना तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा तो रेसिस्टेंस कम। और वायर जितनी ज़्यादा पतली होगी, पतली यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम तो रेसिस्टेंस ज़्यादा। ठीक है, तो बड़ी अजीब सी बात है ना कि जो वायर जितनी पतली होगी वो ज़्यादा करंट को रेसिस्ट करेगी, ज़्यादा करंट एब्जॉर्ब करेगी अपने अंदर, और जो वायर जितनी ज़्यादा मोटी होगी वो कम करंट को एब्जॉर्ब करेगी। ठीक है, चलिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये हो गया। फिर बाद में आता है नेचर ऑफ द मटीरियल। The resistance of a conductor also depends on the nature of its material. For example, the resistance of a nichrome wire is 60 times that of a copper wire of equal length and area of cross section. निक्रोम वायर का जो रेसिस्टेंस है वो जो है कॉपर वायर के कंपैरिजन में 60 टाइम्स होता है। ठीक है, तो हम जो देखते हैं ना, जो हम घरों में गीज़र यूज़ करते हैं सर्दियों में, तो गीज़र में क्या होता है, गीज़र में निक्रोम वायर होता है। तो निक्रोम जो है वो एक अलॉय है और निक्रोम का रेजिस्टेंस कॉपर के कंपैरिजन में 60 टाइम्स है। तो हमारे घर में जैसे मान लीजिए हमने स्विच ऑन करा, स्विच ऑन करके फ़ैन चालू हो गया, तो वो स्विच से और फैन तक जो वायर जा रहा है वो कॉपर का जा रहा है, तो उसका रेसिस्टेंस बहुत कम है। ये नहीं होना चाहिए ना कि वायर ने ही इतना ज़्यादा करंट एब्जॉर्ब कर लिया अपने अंदर के फ़ैन को, बेचारे को कुछ मिल ही नहीं पा रहा, फ़ैन चल रहा धीरे धीरे। ठीक है, तो कॉपर जो है, कॉपर का रेसिस्टेंस बहुत कम होता है, तो कॉपर लगभग पूरा ही करंट डिलीवर कर देता है फ़ैन को या ट्यूबलाइट को, जो भी डिवाइस है उसको। अब बात करते हैं निक्रोम की। तो निक्रोम जो है, निक्रोम का रेजिस्टेंस कॉपर के कंपैरिजन में 60 टाइम्स है। जो जितना ज़्यादा करंट को रोकेगा, करंट जो है वो फ्लो होगा जा रहा है, लगातार फ्लो होने जा रहा है, निकलना है मुझे निकलना है, पॉजिटिव से निकला, नेगेटिव बताना, जाना तो करंट तो भागना चाहता है। ठीक है, निक्रोम जो है उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, वो अपोजिशन कर रहा है, नहीं बेटा रुक जा उसको रोक रहा है। निक्रोम ने रोक रखा, करंट जो है कम की निकलना है, मेरे को निकलना है। तो उसमें क्या हो रहा है, ये टक 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 मॉलिक्यूल्स जो हैं उसके, मॉलिक्यूल्स ना कहकर चार्जेस कहना चाहिए मुझे, जो चार्जेस हैं वो चार्जेस लगातार टकरा रहे हैं। और जो निक्रोम है, निक्रोम अलॉय जो है वो उसकी प्रॉपर्टी है कि वो उसको रोक रहा है, नहीं भाई मैं जाने नहीं दूंगा, और चार्जेस कह रहे हैं मैं जाऊँगा, तो दोनों में टकराव हो रहा है, जीत चार्ज की होगी। ठीक है, क्योंकि चार्ज जो है वो बहुत पावरफुल होता है। चार्ज का जो मोशन है वो स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट से चार्ज मूव करेगा। मतलब अगर मैंने यहाँ पर एक वायर लिया और एक बैटरी लगा रखी है, मतलब ठीक ठाक पावर की बैटरी लगा रखी है, और वायर लिया और यहाँ से 10 किलोमीटर दूर एक बल्ब लगा दिया, तो स्विच ऑन करते हैं ना बल्ब ऑन हो जाएगा। ये नहीं है कि वो जा रहा है, तो जैसे फिल्मों में दिखाते हैं वो करंट दौड़ रहा है, दौड़ते दौड़ते लगा किसी को झटका, वो नहीं, वो ऑन करा वो तुरंत गया। तो वो 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड उतना उसका वेलोसिटी होती है चार्जेस की। ये भी एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन में करेंगे अपनी 12th में। तो अब आप ये देखिएगा कि चार्ज जीत जाएगा, निक्रोम अलॉय उसको रोक नहीं पाएगा, लेकिन निक्रोम ने उसके लिए जो पाथ है वो बहुत मुश्किल बना दिया, क्योंकि वो रोक रहा है बहुत बुरी तरह से। तो धीरे धीरे क्या होगा, जब टकराव होता है ना, जब टकराव होता है तो कोलिजन से टेम्परेचर बढ़ता है। तो गीज़र में इसी वजह से होता कुछ नहीं है, गीज़र में निक्रोम का अलॉय होता है, उसी को ट्विस्ट कर करके गीज़र के अंदर डाल रखा होता है, उसी में पानी स्टोर हो जाता है। और जब आपने स्विच ऑन करा तो चार्जेस की निक्रोम अलॉय के साथ में फाइटिंग चल रही होती है, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है चार्जेस की, वो टकराते रहते हैं, तो उसके टकराने से हीट जनरेट होती है, और हीट जनरेट होने से अलॉय गर्म, अलॉय किसके साथ टच है, वाटर के साथ, वाटर इसलिए। ठीक है, तो आप ये देखिएगा रेसिस्टिविटी तो लेंथ पर डिपेंड करती है, एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करती है, और एक नेचर ऑफ मटीरियल पर।
चेंज होगा तभी रेसिस्टिविटी चेंज होगी, नहीं तो रेसिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। Combining the above factors, we get R is directly proportional to L upon A. भाई R L रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो R is directly proportional to L upon A. R is equal to rho L upon A. जब भी कभी कोई प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाकर हम इक्वालिटी साइन लगाते हैं तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आ जाती है। तो R is equal to rho L upon A. Rho is called resistivity of material, जिस भी मटेरियल का वो वायर बना हुआ है, और रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आर ए अपॉन एल। ठीक है, अब ऐसे देखिए कि रेसिस्टेंस जो है आर, इसकी यूनिट क्या होती है ओम, एरिया की यूनिट क्या होती है मीटर स्क्वायर, और अपॉन में लेंथ की यूनिट क्या होती है मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल आउट हो गया तो ओम मीटर, तो ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी यानी कि रो इज ओम मीटर। तो ओम मीटर इसकी ऐसा ही यूनिट होती है। ठीक है, चलिए जी आगे चलेंगे। तो ये वाला भी जो टॉपिक था, ये वाला टॉपिक भी आप 10th में कर चुके हैं, तो इसका एक तरह से रिविजन ही हो गया। उसके बाद अगला देखिएगा करंट डेंसिटी। द करंट डेंसिटी एट एनी पॉइंट इनसाइड अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकंड through a unit area held normal to the direction of the flow of charges at that point। ठीक है, the करंट डेंसिटी कैसे निकाला जाता है कि किसी भी करंट डेंसिटी कैसे निकाला जाता है कि J इज इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया I अपॉन A। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं। If the area A is not perpendicular to the direction of current and normal to this area makes angle theta with the direction of current, मतलब एक तो ये है कि कोई एक एरिया है, उस एरिया में से करंट किस तरीके से पास हो रहा है। ये एरिया है, इस एरिया में से करंट ऐसे आया और ऐसे निकल गया, इस तरह से पास हो रहा है। तो आई और फिर यहाँ पर मैं ऐसे लिखूँगा ए वेक्टर, ये वेक्टर के आगे भी मैं ऐसे ही एरो लगा दूँगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि एरिया जो है, जैसे मान लीजिए ये मेरी जो हथेली है, ये एरिया है, तो एरिया का डायरेक्शन क्या होता है हमेशा खुद के परपेंडिकुलर। एरिया वेक्टर हमेशा क्या होता है खुद के परपेंडिकुलर। तो इसलिए ये समझ लीजिए कि ये एक सर्कुलर शीट है जो ऐसे रखी हुई है, तो इसके परपेंडिकुलर होगा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। ठीक है, तो ऐसे केस में हम ये कहेंगे कि अगर इस तरह से दे रखा है तब तो J इज इक्वल टू आई होल्ड करेगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लिया ये जो एरिया है, ये एरिया ऐसे ना होकर थोड़ा सा टेढ़ा है, थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, मैंने इसको ऐसे बना दिया, इस तरह से बना दिया। अब करंट जो है, करंट तो ऐसे ही जा रहा है सीधा, इस एरिया में से इस तरीके से पास हो रहा है करंट। ठीक है, तो आई यहाँ से कैसे पास कर रहा है, तो हम ये कहेंगे कि नहीं भाई अब एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी। पहले हाथ ऐसे रखा हुआ था तो एरिया वेक्टर सीधा परपेंडिकुलर जा रहा था, अब हाथ ऐसे हो गया तो एरिया वेक्टर भी इस पर परपेंडिकुलर नीचे की तरफ जाएगा। तो हम ये कहेंगे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हम ऐसे रखेंगे, ये वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे होगी। ठीक है, तो डायरेक्शन ये बताया जाएगा कि ये करंट के साथ कितना एंगल बना रहा है। हमने कहा कि ये करंट के साथ एंगल बना रहा है थीटा, करंट के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो हमने कहा कि भाई करंट के अलाउंग वाला कंपोनेंट बता दो इसका, ठीक है, तो उसको ए एन बोल दिया। ठीक है, तो करंट ये वेक्टर का करंट के अलाउंग वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा cos थीटा।
अलॉन्ग वाला कंपोनेंट कॉस थीटा ही होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, द कंपोनेंट ऑफ ए नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो विल बी AM इज इक्वल टू A cos थीटा। इसको बोला हमने इक्वेशन नंबर 2। तो करंट डेंसिटी इस केस में क्या हो जाएगी, J इज इक्वल टू I/AN। तो बस ये याद रखना है, ये जो एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन हमको कुछ भी दे रखा हो, हमको करंट के अलॉन्ग वाला डायरेक्शन रखना है, करंट डेंसिटी निकालते हैं, ठीक है। तो अब ये A हो जाएगा A cos थीटा, तो I/A cos थीटा, ठीक है। और यहाँ से हम ये कह सकते हैं J इज इक्वल टू I/A cos थीटा, तो I क्या हो गया JA cos थीटा, तो I हो गया J वेक्टर डॉट A वेक्टर, ठीक है। A B cos थीटा क्या होता है, A वेक्टर डॉट B वेक्टर डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है, ठीक है। और उसका जो रिजल्ट आता है, उसका जो रिजल्ट है वो हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी ही आता है, ठीक है। चलिए जी 1 मिनट वेट करें। किसके पास नहीं था ये सेकंड चैप्टर वाला एक्सपायर, ठीक है, वो वाला लौटा देना मेरे को। और बाकी सबके पास तो दे दिया था मैंने, बाकी बच्चे आए नहीं जिनको चाहिए था। अच्छा एक ये चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ कि अभी ना कल ही इसका CUET का एग्ज़ाम हुआ है, तो इसका मैं पेपर भेजूँगा आपको, बड़ा आसान आया पेपर। और इसके लिए कोई जो आप 12th में कर रहे हो ना, बस यही करना है, इसके लिए कोई वैसी तैयारी अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। ये फिज़िक्स वाला है, तो इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। ये तो सरफेस चार्ज डेंसिटी वाला क्वेश्चन आया है, इधर पॉजिटिव चार्ज इधर नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो रखा है, और यहाँ पर एक चार्ज क्यू दे रखा है, और इधर भी चार्ज क्यू है, ये प्लस सिग्मा है, माइनस सिग्मा है, और 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। बड़े आराम से आप इसको कर सकते हो। और दिखाता हूँ क्वेश्चन जो है, मतलब इस बार का जो पेपर, मतलब मैं वो दिखा रहा हूँ जो आप लोग कर चुके हैं, वो वाला टॉपिक। जैसे ये वाला है, इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेज है, ये वाला और ये वाला रेसिस्टेंस आपस में सीरीज में है, इसका जो कॉम्बिनेशन है वो इसके साथ पैरेलल में है। फिर इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन आएगा वो 4, इन तीनों का कॉम्बिनेशन ये और ये तीनों के तीनों सीरीज़ में, फिर वो इसके साथ पैरेलल में, फिर ये तीनों सीरीज़ में। बड़ा आसान क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। मतलब इस बार जो देख रहे हैं ना पेपर, मैंने और भी टॉपिक देखे, मैं वो बता रहा हूँ जो आप अभी तक कर चुके हैं। तो इस बार का पेपर देखकर ये लग रहा है कि मतलब यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन देना चाह रही है शायद, ठीक है, मतलब फेल नहीं करना चाह रही है, पेपर आसान आया। ठीक है जी, चलिए जी, ठीक है, आज इतना ही करते हैं। मैं भेजूँगा आप लोगों को, ये सेव करके रखिएगा, इसका भी है और मेरे पास मैथ्स का भी है, दोनों है, दोनों भेज दूँ।